Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about atomic structure. It's lecture 2. If you remember, in the last lecture we were talking about introduction to material science and engineering, and it was the first lecture, and I gave you uh, a brief introduction about the course contents and mapping of CLOs with PLOs. And then I've also talked about the grading policy and measurement of CLOs through different assessment processes, which included quizzes, assignments, midterm, and final term, along with their weightages. Today we talk about atomic structure. Uh, in atomic structure is very important because unless and until you understand the atomic structure, you will not be able to understand the behavior of material. And for engineer, it's very important to have good knowledge about material behavior, because engineer will be using material for different designs, and it will be his main job to select suitable material for different designs. So for that, you need to understand the material behavior. And the basic for understanding material behavior is the atomic structure. Why it is important, and how different technologies are available, and what is the role of atomic structure to understand those technologies. So for that matter, today we will talk about atomic structure. अक्सर आपने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजीज के बारे में, बहुत ये वर्ड यूज होता है, नैनो टेक्नोलॉजी. एंड many things which we see today in IT or in mobile, for example, और इस तरह और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी मशीन्स हैं. इसको आप ज़रा देखें. अगर unless and until you understand the terms nano technology, इनको समझना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है, और हमें लोग हैरान होते हैं कि किस तरह ये चीज़ डेवलप हो गई है. सो इसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जानना ज़रूरी है. तो वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही लेवल पे अगर हम मटेरियल को समझे तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी की भी समझ आ जाएगी. इसके अलावा आप ज़रा देखें, कार्बन को देखें. कार्बन हमारे पास सेम कार्बन है, एंड जब तक आप कार्बन के स्ट्रक्चर को ना समझिए, आपको इसकी समझना ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा कि जब यही कार्बन डायमंड के फॉर्म होता है तो ये हार्ड होता है, अगर यही कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है. क्यों? इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी जब आप इसके स्ट्रक्चर को ज़रा देख लेंगे. इसी तरह आप सिलिका को देखें. सिलिका आपको ग्लास में भी मिलता है, सिलिका आपको ग्लास ऑप्टिकल फाइबर में भी मिलता है. दोनों में यही सिलिका, इसका बिहेवियर डिफरेंट है. क्यों? ये इसलिए कि इसका स्ट्रक्चर वहाँ पे जो है ना, जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे, तो इसको समझना ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो है ना समझना ज़रूरी समझते हैं. और यही चैप्टर जो है ना, ये बेसिकली दैट इज़ डेडिकेटेड फॉर द एटॉमिक स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मटेरियल. अब स्ट्रक्चर जो है, जब तक आप एटम्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो एटम्स जब दूसरे के साथ मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड बनाता है, तो वो बॉन्ड भी जो है ना ये अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर. तो और फिर डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड्स हैं, आयोनिक है, कोवेलेंट है, ये आप लोग ऑलरेडी किसी में पढ़ चुके हैं. इसका डायरेक्ट मटेरियल के साथ, मटेरियल बिहेवियर के साथ ताल्लुक है. और ऑब्वियसली डिफरेंट टाइम की जो बॉन्डिंग है, इसका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर दोनों का जो है इन्फ्लुएंस है मटेरियल के प्रॉपर्टी और बिहेवियर पे. तो इंजीनियर जब तक स्ट्रक्चर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करता, वो प्रॉपर मटेरियल डिज़ाइन नहीं कर सकता, और उस तरह इसकी प्रॉपर सिलेक्शन जो है ना वो नहीं कर सकता. तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि स्ट्रक्चर को ज़रा समझें कि किस तरह कंपोजिशन चेंज करने से, स्ट्रक्चर चेंज करने से
किस तरह मटेरियल का बिहेवियर जो है ना वो एक्सपेक्टेड है कि वो चेंज हो जाए। सो इसलिए और फिर इन चीज़ों पे कंट्रोल करना कि कंपोजिशन को किस तरह कंट्रोल करें, स्ट्रक्चर को किस तरह कंट्रोल करें, बॉन्डिंग को किस तरह कंट्रोल करें, ताकि मटेरियल बिहेवियर को आपको जो है ना डिज़ाइन कर सके अपने एप्लीकेशन के हवाले से। अब स्ट्रक्चर जो है वो उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं। वो नॉर्मली डिफरेंट लेवल्स जो है ना यहाँ पे जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ स्केल है। यानी कितनी लेंथ स्केल, कितने स्केल तक जो है ना, अगर आप इसको लेंथ स्केल बेसिस पे हम जो है ना इस माइक्रोस्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर, नैनो स्ट्रक्चर, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज एटॉमिक अरेंजमेंट्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें मेन जो है ना वो तीन है जिसको हम कहते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर है, माइक्रो स्ट्रक्चर है, नैनो स्ट्रक्चर है। अब मैक्रो स्ट्रक्चर जो है ना, अगर हम नैनो स्केल लेंथ स्केल पे देखें तो वो जो है उसकी जो लेंथ है दैट इज नॉर्मली मोर देन 100,000 नैनोमीटर। अगर इससे ज़्यादा है किसी भी स्ट्रक्चर की लेंथ, जिसको हम लेंथ स्केल कहते हैं, अगर वो मोर देन 100,000 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो वो मैक्रो स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर ये इन द रेंज ऑफ 10 to 1000 नैनोमीटर है तो ये मैक्रो स्ट्रक्चर कहलाएगा। और नैनो स्ट्रक्चर जो है इट इज़ इसकी जो वो है लेंथ है वो बहुत कम है। से वो तकरीबन अगर हम 1 to नैनो स्ट्रक्चर, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये लेंथ स्केल 1 to 100 नैनोमीटर अगर है तो ये बेसिकली इसको हम कहेंगे ये नैनो स्ट्रक्चर है। तो अब इस सब का बिहेवियर जो है ना मुख्तलिफ लेवल पे, अगर आप मटेरियल का नैनो मैक्रो लेवल पे भी आप मटेरियल बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, मैक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे, माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे मटेरियल का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, नैनो स्ट्रक्चर लेवल पे भी कर सकते हैं। तो मैक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे अगर हम मटेरियल को कंट्रोल करना चाहें तो ऑब्वियसली मैक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे इसकी पोरोसिटी है, सरफेस कोटिंग्स हैं, और इस तरह इंटरनल एक्सटर्नल माइक्रो क्रैक्स है। इसको अगर हम कंट्रोल करते हैं तो ये मैक्रो स्ट्रक्चर कंट्रोल होगा, और मैक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे इसको हम जो है ना वो डिज़ाइन कर रहे होंगे। और ऑब्वियसली इन चीज़ों को अगर हम मैक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे कंट्रोल करेंगे, यानी पोरोसिटी को कंट्रोल करेंगे, सरफेस कोटिंग्स देखेंगे या अप्लाई करेंगे, तो इसका ये जो हम मटेरियल का स्ट्रक्चर जो है मैक्रो स्ट्रक्चर लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं, और इसका बिहेवियर, मटेरियल का बिहेवियर अकॉर्डिंगली चेंज होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, स्टील है, स्टील जो है वो एनवायरनमेंट में अगर आप रखेंगे तो स्टील जो है वो करोड होता है। अब आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस करोजन को, इसके ऊपर आप कोटिंग कर दें। तो अगर आप कोटिंग कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल पेंट लगा देंगे जो पॉलीमेरिक इन नेचर है, तो पेंट करने से क्या होगा कि इसके जो सरफेस जो एनवायरनमेंट को एक्सपोज था वो आप प्रोटेक्ट करेंगे, और इसके प्रोटेक्शन से क्या होगा कि स्टील जो है वो करोजन से बच जाएगा। सो ये इसकी स्टील का बिहेवियर टोटली डिफरेंट हो जाएगा। पहले जो एक महीने में फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टीज लूज करता था, अब जो है ना वो साल लग जाएगा या कुछ इस तरह। तो इस तरह you control the behavior of material by treating, by controlling the macro structure. सिमिलरली पोरोसिटी है, पोरोसिटी अगर होगी ऑब्वियसली मटेरियल में स्ट्रेंथ कम होगी। अगर आप इस तरह कॉस्टिंग टेक्निक या इस तरह चीज़ें करेंगे जिसमें पोरोसिटी कम से कम हो, तो ऑब्वियसली मटेरियल बिहेवियर इंप्रूव हो जाएगा। सो ये वो टेक्निक्स है जिसको अगर आप मैक्रो स्ट्रक्चर को समझेंगे कि मैक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या, तो ऑब्वियसली उसके प्रॉपर्टीज जो है ना आप उस लेवल पे करेंगे। माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे अगर हम जरा देखें, जो तो उनको माइक्रो स्ट्रक्चर, दोनों माइक्रो स्ट्रक्चर और नैनो स्ट्रक्चर
दोनों को जो है ना मैक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर दोनों को अंडरस्टैंड करना होगा। माइक्रो स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल एट लेंथ स्केल ऑफ 10 to 100 नैनोमीटर। इस स्केल पे जो है ना ये अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे, इसको स्टडी करेंगे और समझेंगे और फिर उसको कंट्रोल करेंगे, तो ये जो है ये माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे होगा। और माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे लेंथ स्केल इज a characteristic length or range of dimension over which we are describing the properties of material or the phenomena occurring in the material. Microstructure typically includes such feature as average grain size distribution, grain shape, grain orientation, and other features related to defects in material. तो माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे हम क्या करेंगे, हम ग्रेन साइज को, ग्रेन शेप को और ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को, इन चीज़ों को देखें। फॉर एग्जांपल स्टील है, अगर लॉन्ग ग्रेन है तो उसका बिहेवियर जो है वो ब्रिटल इन नेचर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टील ग्रेन साइज को कम करेंगे तो ऑब्वियसली उसके ब्रिटलनेस कम हो जाएगी और डक्टिलिटी उसमें आ जाएगी। इसी तरह अगर कलुमिनर ग्रेन है, ठीक है, elongated ग्रेन है तो उसका बिहेवियर, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी उसमें आ जाएंगी। इसी तरह शेप, ग्रेन शेप भी जो है ना दैट आल्सो इफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर आप माइक्रो स्ट्रक्चर लेवल पे ग्रेन साइज, ग्रेन शेप, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करेंगे, इनको डिज़ाइन करेंंगे बाय डिज़ाइनिंग डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली उसके प्रॉपर्टी उस हिसाब से क्लियर हो जाएगी। जिस तरह के मैंने एक अब ग्रेन किसे कहते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी शायद हमने ये डिस्कस किया था। ग्रेन इज अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ द मटेरियल which with the arrangement of atoms repeat itself in a particular fashion in all three dimension, तो ये ग्रेन कहलाता है। एक क्रिस्टल में, एक ग्रेन में एक क्रिस्टल होता है जिसमें एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो जो है एक रेगुलर फैशन में होता है, एक ही ओरिएंटेशन उसकी होती है। साथ में जो दूसरा जो ग्रेन होगा पूरे मैक्रो लेवल पे अगर स्ट्रक्चर में देखें तो उसमें बहुत सारे ग्रेन्स होंगे, तो वो ग्रेन्स जो एडजेसेंट ग्रेन होगा उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी उसकी, तो वो दूसरा ग्रेन बन जाएगा। हो सकता है कि उसकी बाकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो, एटॉमिक अरेंजमेंट उसमें सेम हो, लेकिन ओरिएंटेशन उसकी डिफरेंट होगी और दोनों के बीच में जो है ना एक ग्रेन बाउंड्रीज होगी विच विल सेपरेट बोथ ग्रेन्स। तो इस लेवल पे अगर हम इन ग्रेन ओरिएंटेशन, ग्रेन, हाँ ग्रेन डिफरेंट भी हो सकते हैं जिसमें एटॉमिक अरेंजमेंट जो है ना उसका जो जो फैशन होगा, एटॉमिक अरेंजमेंट फैशन होगा, दैट विल बी डिफरेंट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर स्टील है, उसमें हमारे पास फेराइट भी है, उसमें हमारे पास परलाइट भी है। तो दोनों की अगर आप देखें वहाँ पे जो एटॉमिक अरेंजमेंट है या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, दिस इज टोटली डिफरेंट, तो वो ग्रेन ही डिफरेंट है। तो या स्टील सिर्फ फेराइट के ग्रेन भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। सो इस तरह अब इनको, इनकी ओरिएंटेशन को, उसके स्ट्रक्चर को किस तरह आप कंट्रोल करेंगे, ऑब्वियसली दिस स्ट्रक्चर विल बी रिफ्लेक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। इस तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर, बाकी जो है अगर नैनो स्ट्रक्चर आप जरा देखें, it is also important to understand the atomic structure and how the atomic bonds lead to different atomic or ionic arrangement in material. The atomic structure include all atoms and their arrangement, which constitute the building blocks of matter. It is from these building blocks that all the nano, macro and macro level of structure emerges. सबसे important जो है ना वो जो जो लोअर लेवल पे है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और इसी से फिर जो है वो हमारे बनते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर भी बनते हैं, नैनो स्ट्रक्चर भी बनते हैं और माइक्रो स्ट्रक्चर भी बनते हैं। So the insight gained by understanding the atomic structure and bonding configuration of atoms and molecules are essential for the proper selection of engineering material. तो अगर आप नए मटेरियल बनाना चाहते हैं या सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, विच इज़
the scale of 1 to 100 नैनोमीटर, बहुत एटॉमिक लेवल पे इसको समझ। मिसाल के तौर पर कार्बन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम किस मटेरियल के साथ किस तरह बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है, इस तरह कार्बन किस मटेरियल के साथ या किस तरह इसकी बॉन्डिंग होगी, और वो समझना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड भी है, आयनिक बॉन्ड भी है, मेटेलिक बॉन्ड भी है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स जो है वो किस तरह बॉन्ड बनाएंगे, और इसी बॉन्ड से ही आगे हम नैनो स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे और माइक्रो स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, मैक्रो स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, और यही स्ट्रक्चर्स फिर आगे मटेरियल बिहेवियर जो है ना वो डिटरमिन करेंगे ये सारी चीजें जो स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट टाइप की। A close examination of atomic arrangement allow us to distinguish between materials that are amorphous or crystalline. अब एटॉमिक अरेंजमेंट जो है, यानी किसी मटेरियल में एटम किस तरह अरेंज हुए हुए हैं, क्या वो ऑर्डरली अरेंज है या ऑर्डरली अरेंज नहीं है। अगर ऑर्डरली अरेंज है और वो और द लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है ना। और लॉन्ग रेंज का मतलब ये है कि मोर देन 100 नैनोमीटर और अप टू 5 सेंटीमीटर अगर ये स्ट्रक्चर, ये जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर है, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक हो ये ऑर्डर, तो फिर वो क्रिस्टलाइन मटेरियल कहेंगे। अगर ये ऑर्डर, ये जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो लॉन्ग रेंज तक नहीं है, लेस देन दैट है, तो उसको हम एमॉर्फस कहेंगे। मिसाल के तौर पर ग्लास है, ग्लास में सिलिका एटम्स जो हैं वो अरेंजमेंट उसकी ऑर्डरली नहीं है, ठीक है ना, तो वो एमॉर्फस मटेरियल है। और इस तरह जो है ना क्रिस्टलाइन मटेरियल अगर हम ज़रा देखें तो अगर ये अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज तक हो, तो मिसाल के तौर पर हमारे पास फेराइट है, उसमें बीसीसी है, उसमें कार्बन, हमारे पास जो वो है आयरन है, और आयरन और कार्बन का जो 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 एटम्स है उसकी जो अरेंजमेंट अगर आप जरा देखें तो वो रेगुलर फैशन में, यानी बीसीसी स्ट्रक्चर उसका है, वो तो वो जो है वो क्रिस्टलाइन, वो किसी ग्रेन में एक रेगुलर पैटर्न जो है ना हमें देता है, और वो क्रिस्टलाइन मटेरियल होगा। इस तरह सिलिका में भी हम अगर रेगुलरली ये ऑर्डर हो और लॉन्ग रेंज तक हो, तो उसमें भी क्रिस्टलाइन मटेरियल हमारे पास होता है। तो ये जो है ना, ये हम किसी को किसी मटेरियल को एमॉर्फस कहेंगे और किसी को क्रिस्टलाइन कहेंगे। तो आपको यहाँ से भी अंदाजा हो रहा है कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों मटेरियल का बिहेवियर डिफरेंट है, और बिहेवियर किस वजह से डिफरेंट है, वो शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज एटॉमिक अरेंजमेंट्स की वजह से डिफरेंट है। तो इस चीज़ को ज़रा समझना होगा। अगर हम नैनो लेंथ स्केल अप टू 100 नैनोमीटर और इससे ऊपर है तो वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, अगर इससे नीचे है तो वो जो है ना शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर को हम एमॉर्फस मटेरियल कहेंगे और दूसरे को हम क्रिस्टलाइन मटेरियल कहेंगे। और क्रिस्टलाइन मटेरियल और एमॉर्फस मटेरियल दोनों में जो है ना उसका बिहेवियर जो है ना वो हमें पता है कि दैट इज क्वाइट डिफरेंट। और इसकी we need to understand why it is different because of the atomic arrangement. अच्छा, in today's world, information technology, biotechnology, energy technology, environmental technology, and many other areas require smaller, lighter, faster, portable, more efficient, reliable, durable, and inexpensive devices. We want batteries that are smaller, lighter, and longer lasting. We need cars that are affordable, lightweight, safe, highly fuel efficient, and loaded with many advanced features ranging from global positioning systems to sophisticated sensor for airbag deployment. These are different requirements of today's
डिवाइसेस और इक्विपमेंट, तो वो कैसे पॉसिबल है, ये सारे रिक्वायरमेंट हम किस तरह मीट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द मटेरियल डेवलपमेंट. And material development can be possible if we understand the basics of macrostructure, nanostructure, microstructure, and atomic arrangements in a structure, and then most importantly the atomic structure itself. एटम्स को समझना कि भाई एटम किस टाइप का एटम्स है और किस एटम्स को किस किस एलिमेंट को किस एलिमेंट के साथ मिलाया जाए तो किस तरह एटॉमिक अरेंजमेंट जो है ना वो पॉसिबल है. एटॉमिक अरेंजमेंट विल लीड टू नैनो स्ट्रक्चर, दैट विल लीड टू माइक्रो स्ट्रक्चर, देन दैट विल लीड टू मैक्रो स्ट्रक्चर, एंड दीज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर will result in typical behavior. So अगर हम चाहते हैं कि भाई लाइट वेट भी हो, फ्यूल एफिशिएंट हो, तो इसके लिए लाइट वेट होना पड़ेगा मटेरियल को. तो कार की हम बात कर रहे हैं, और सेफ भी हो तो उसके लिए ऑब्वियसली नैनो टेक्नोलॉजी लेवल पे हमें मटेरियल डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम सेंसर डेवलप कर सकें एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए, और वो फिर एयरबैग डिप्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटी वहाँ से आएगी. ग्लोबल पोजीशन सिस्टम अगेन हमें जो है ना चिप्स जो है ना स्मॉल या आईसीज जो है ना बनाने के लिए हमें माइक्रो मशीनिंग करनी होगी. उसके लिए फिर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, वो तब पॉसिबल है जब हम नैनो स्ट्रक्चर स्टडी कर सकेंगे. तो ये जो वो कहते हैं कि इन नीड्स को पूरा करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स व्हिच इज नॉर्मली नोन एज मेम्स, वो उनको समझना जो है ना बड़ा जरूरी है. दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी. इफ वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर इट नैनो technology. Nanotechnology, a real world example of MEMS technology, and this figure is shown in this figure. You see this one, micro machine silicon sensor used in automotives to control airbag deployment. ठीक है ना. ये माइक्रो मशीनिंग नैनो नैनो लेवल पे उसकी मशीनिंग करना जो है ना ये तब पॉसिबल है वी हैव मेम्स, माइक्रो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम्स अगर हम डेवलप करें तो ये पॉसिबल है. उसकी वजह से फिर मशीनिंग करके माइक्रो लेवल पे मशीनिंग नहीं है तो हम सेंसर कैसे बनाएंगे. तो सेंसर, you know, this all about nanotechnology. This sensor is used to measure the acceleration at automobiles. If you are able to measure the acceleration, then ये information that will be processed by central computer and used for controlling the airbag deployment. Properties and behavior of material at these micro levels can vary greatly when compared to those in their macro or bulk state. As a result, understanding the structure at nanoscale or nanostructure and the microstructure are areas that have received considerable attention because of these you know these development, you know, ये जो इसमें जो पोटेंशियल है कि हमारे जो डिफरेंट नीड्स हैं उनको हम मीट कर सकते हैं इफ वी give proper attention to the microstructure and nanostructures. पाकिस्तान में माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल पे तो मेटलर्जिकल इंजीनियर है, काफ़ी काम भी हो रहा है और लोग डेवलप भी कर रहे हैं. अगर आप ज़रा देखें पाकिस्तान स्टील मिल है, पीपल स्टील मिल है, इस तरह और भी बहुत सारे हमारे लोकल मुख्तलिफ शहरों में स्टील मिल्स हैं जहाँ पे माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल पे काफ़ी काम हो रहा है और मटीरियल डेवलप हो रहा है. लेकिन नैनो स्ट्रक्चर पे नैनो टेक्नोलॉजी इस तरह हमारे यहाँ नहीं है. इस वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो नैनो टेक्नोलॉजी है चूँकि इस तरह नहीं है और इस वजह से हम मोबाइल भी नहीं बना सकते हैं, आईसीज भी नहीं बना सकते हैं. इस तरह के मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं वो हम यहाँ पे लोकल नहीं बना सकते क्योंकि वी हैव नॉट येट गिवन प्रॉपर अटेंशन टू द नैनो टेक्नोलॉजी. अनलेस एंड अंटिल गिव प्रॉपर अटेंशन टू नैनो टेक्नोलॉजी वी विल नॉट बी एबल टू डू दीज थिंग्स. तो या तो यह है कि टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करें. इवन अगर बाहर से भी इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे किसी को समझना तो उसको ज़रूरी है ना ताकि उसको प्रॉपर डिप्लॉय किया जा सके, प्रॉपर से काम किया जा सके. सो इसलिए
there's a great need for nanotechnology in Pakistan as well to compete the world. अब मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के हवाले से हम ज़रा देखें कि वाई वी नीड टू स्टडी द स्ट्रक्चर एट डिफरेंट लेवल्स. इसकी टेक्नोलॉजिकल जो रेलेवेंस है कि किस स्ट्रक्चर को स्टडी करने से क्या क्या चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं, वहाँ से क्या, तो वो ज़रा इस टेबल में दे हैव समराइज इन अ ब्यूटीफुल वे. मैं आपको यहाँ पे वो स्ट्रक्चर देखा, तो मिसाल के तौर पर एटॉमिक स्ट्रक्चर लेवल पे स्टडी अगर आप करेंगे, डायमंड के हम एग्जांपल ले लेते हैं. डायमंड इज बेस्ड ऑन कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है आपस में. मटेरियल विद दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलेटिवली हॉट. ये हम यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो हार्ड होगा. थिन फॉर्म thin films of diamond are used for providing a wear resistant edge in cutting tools. तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हार्ड है तो डायमंड इज वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे थिन फिल्म बनाएंगे और ये कटिंग टूल्स के एज में हम वहाँ पे बॉन्ड करेंगे, और ये एज जो है दैट विल बी यूज फॉर कटिंग फॉर हार्ड मटेरियल. और नॉर्मली आपने बहुत सारे टूल्स यहाँ पे वर्कशॉप में भी हमारे पास अवेलेबल है जिसके डायमंड टिप्स हैं, तो कहते हैं कि वो बहुत हार्ड मटेरियल को वो टूल उन टूल की मदद से हम उसकी कटिंग कर सकते हैं. सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमें ये पता चला है कि डायमंड इज वेरी हार्ड. व्हाई इट इज हार्ड? बिकॉज कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ना फिर इसी की मटेरियल को, डायमंड की मटेरियल को हम टूल में यूज करते हैं फॉर कटिंग पर्पस. सो बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे प्रोसेसेस जो है कटिंग प्रोसेसेस और मशीनिंग प्रोसेसेस इस चीज़ को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के बाद ही पॉसिबल हुए हैं, और इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो रास्ते खुले हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाने के लिए. इस तरह एटॉमिक अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसको हम एलआरओ भी कहते हैं. अगर हम ये मटेरियल ज़रा देखें, लिड जर्कोनियम टाइटेनेट, अगर हम ज़रा देखें जिसको पीजीटी भी कहते हैं, when iron in this material are arranged such that they exhibit tetragonal or um, rombo ओके यस रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अगर इस इन ये जो मुख्तलिफ लेड है, जर्कोनियम है, टाइटेनेट है, इसके एंड्स को अगर हम टेट्रागोनल और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अरेंज करें, द मटीरियल इज पीजो इलेक्ट्रिक. यानी ये मटीरियल जो है ना, इसका बिहेवियर पीजो इलेक्ट्रिक होगा. पीजो इलेक्ट्रिक इस मटीरियल को कहते हैं, ये उसमें वो मटीरियल जिसके ऊपर अगर आप प्रेशर और फोर्स लगाएं तो वहां पे वोल्टेज डेवलप होता है. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करते हैं. तो PZT material, ceramics material are widely used for many application including gas igniters, ultrasound generation and vibration control. बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है PZT मटेरियल की, पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है. तो ये तब, अब देखें, ये तब पॉसिबल हुआ है कि हम लॉन्ग एलआरओ यानी एटॉमिक अरेंजमेंट अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक करें, यानी टेट्रागोनल और रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में ये आयन अरेंज करें, तो इसकी इस मटेरियल का बिहेवियर पीजोइलेक्ट्रिक हो जाएगा. और पीजोइलेक्ट्रिक की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगहों पे आप देखें ये टेक्नोलॉजी पीजोइलेक्ट्रिक एप्लीकेशन आप देख रहे हैं. तो वो चीज़ें तब पॉसिबल है, मिसाल को गैस इग्नाइटर है, अल्ट्रासाउंड जनरेशन है, तो वाइब्रेशन कंट्रोल है, तो that can be possible if we have successful arrangement of ions in a particular crystal structure. अब जरा देखिए एटॉमिक अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर अगर हम जरा देखें, ions in silica based glasses exhibit only a short range order, हमें पहले भी हमने डिस्कस किया, in which the silica ions and oxygen ions are arranged in a particular way. Each silica ion is bonded with the 4 oxygen ions in a tetrahedral coordination.
This orders, however, is not maintained over long distances, thus making silica-based glasses amorphous. Amorphous glasses based on silica and certain other oxides form the basis for the entire fiber optical communication industry. तो optical fiber communication industry में यही short range order ऑफ सिलिका आयंस और ऑक्सीजन आयंस अगर हम इस तरह अरेंज करें टेट्राहेड्रल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो वो चूंकि लॉन्ग रेंज आर्डर पे नहीं तो शॉर्ट आर्डर होता है उसका, तो वो मटेरियल ग्लासेस हैं, उसको यूज़ किया जाता है फिर फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। तो ये जो है ना टेक्नोलॉजिकल इसकी रेलेवेंस है कि why this type of structure, study of this type of structure is important। इसके अलावा अगर आप देखें दूसरा जो है इम्पोर्टेंट लेवल है हमारा नैनो स्ट्रक्चर है। नैनो साइज पार्टिकल 5 to 10 nanometer of iron oxide are used in ferrofluids or liquid magnets. These nanosized iron oxide particles are dispersed in liquids and commercially used as ferrofluids. An implication of these liquid magnet is a cooling मीडियम फॉर लाउड स्पीकर। ठीक है, ये नैनो साइज पार्टिकल है, इसको नैनो फ्लूइड्स भी कहते हैं और फेरोफ्लूइड्स भी कहते हैं, और ये कूलिंग पर्पस के लिए यूज होता है स्पीकर। सो दैट्स इस तरह बहुत सारी नैनो लेवल पे जो है ना इसकी स्ट्रक्चर है। बाकी जो बहुत सारी इस तरह और भी एग्जांपल दी जा सकती हैं कि किस तरह इसकी एप्लीकेशन है। माइक्रोस्ट्रक्चर पहले भी मैंने आपको बताया माइक्रोस्ट्रक्चर के हवाले से। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ मेनी मटेरियल्स एंड एलाइज डिपेंड्स वेरी स्ट्रांगली ऑन द ग्रेन साइज। Grain size and grain boundaries in this accompanying micrograph of steel are part of the microstructure feature of this crystalline। ये जो नीचे ग्राफ स्टील का जो है ना वो दिखाया गया है, ये micrograph of stainless steel। You see this is a grain, ये भी ग्रेन है, और ये ग्रेन ये डिफरेंट है। ठीक है ना, ये ग्रेन और ये ग्रेन डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये कि डिफरेंट इस वजह से है कि यहाँ पे जो एटॉमिक अरेंजमेंट का जो रेगुलर फैशन है, ठीक है, ये डिफरेंट होगा इज कंपेयर टू दिस ग्रेन। सो ये अच्छा, ये जो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है इस ग्रेन के ऊपर है। ग्रेन साइज क्या है, ग्रेन की ओरिएंटेशन क्या है, ग्रेन बाउंड्रीज किस तरह है। सो इस सारी चीज़ों के ऊपर जो माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल पे हम स्टडी करते हैं, तो उसके ऊपर जो है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो है। स्टेनलेस स्टील इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल। अब अगर इन माइक्रोस्ट्रक्चर को अगर हम मैनिपुलेट करें, चेंज करें, तो ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो चेंज हो जाएगी। द ग्रेन साइज एंड ग्रेन बाउंड्री इन दिस कंपनी माइक्रोग्राफ जो मैंने अभी दिखा आपको शो की of steel are part of the microstructure feature of this crystalline material. In general, at room temperature, a finer grain size leads to high strain. Many important properties of material are sensitive to microstructure. Grain size को change करें, grain orientation को change करें, grain boundaries को change उसको आप रिफाइन करें, तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है मटेरियल की वो चेंज हो जाएगी। सो दिस इज हाउ और आजकल जो मुख्तलिफ मटेरियल है, आप हीट ट्रीटमेंट करते हैं स्टील की, तो क्विंचिंग करें, आप जो है ना नॉर्मलाइजिंग करें, तो इससे क्या होता है, मटेरियल बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है ना उस हिसाब से डिफरेंट बनता है। तो माइक्रोस्ट्रक्चर डिफरेंट बनने से मटेरियल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। सिमिलरली मैक्रो स्ट्रक्चर है, रिलेटिवली थिक कोटिंग्स सच एज पेंट्स an automobile and other application are used not only for aesthetics but also to provide corrosion। स्टार्ट में मैंने आपको बात की कि भाई माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल पे अगर आप इस तरह उसको कंट्रोल करें प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर को, तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर इस हिसाब से चेंज हो सकता है। सो कहने का मतलब ये है कि भाई माइक्रोस्ट्रक्चर जो है दैट इज वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड।
the behavior of material. And once you understand the behavior of a material, different conditions, then you will be able to select proper material for proper application. Um, और यही एक्सपेक्ट किया जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर से। और इस वजह से हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियर नॉर्मली शॉप पे होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं और मुख्तलिफ प्रोसेसेस से मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं। अगर आप थोड़ा सा इस प्रोडक्ट की जो मटेरियल इसमें यूज़ होता है उसको अगर आप प्रॉपरली देखें तो उसको समझें तो प्रोसेस कंट्रोल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इवन आप जो है ना मटेरियल को, प्रोडक्ट को भी प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर इसमें मटेरियल को अगर आप चेंज करें या कोई और इस तरह आप कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मटेरियल मुख्तलिफ कास्ट वाइज दे आर डिफरेंट। तो उसकी कास्ट को अगर मिसाल के तौर पर 2-3 कैंडिडेट्स हैं, मटेरियल कैंडिडेट्स हैं किसी एक डिज़ाइन के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं इफ विदाउट कंप्रोमाइजिंग द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। और इस तरह इसकी कास्ट भी कम हो जाएगी एंड अकॉर्डिंगली आपके प्रोसेस भी आप सूटेबल प्रोसेस भी इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मटेरियल सिलेक्शन, प्रोसेस सिलेक्शन, दे वेर क्लोजली रिलेटेड। तो चूंकि इंडस्ट्री इंजीनियर नॉर्मली प्रोसेस और को मैनेज कर रहा होता है, प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है, तो प्रोसेस और मटेरियल के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। तो मटेरियल अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, और मटेरियल को अंडरस्टैंड करना, स्ट्रक्चर को समझना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो so this is all about the cluster structure. Sorry, the atomic structure and it relates to different technological development जो अभी हमने जिक्र किया।